Renegade Immortal, Chapter 633. Hello, welcome back to my channel, Books with AR. इन चारों में से एक औरत के बाल जूड़े में बंधे थे और दो लटें उसके कानों के पास बेदे मजनू जैसी गिर रही थीं। उसकी भवों के दरमियान कुछ क्रिस्टल की चमक थी और उसकी हाफ मून जैसी भवें उसकी मोती जैसी आंखों को नुमाया कर रही थीं। उसका खूबसूरत सूरजमुखी के बीज जैसा चेहरा जेड की तरह हमवार था। अगरचे उसकी खूबसूरती लाजवाब नहीं थी, लेकिन ये चांद को गहनाने के लिए काफी थी। वो अपनी बीसी में लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जहानत की झलक उसकी जाहिरी उम्र से कहीं ज्यादा पुख्तगी जाहिर कर रही थी। उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था और अगरचे ये तंग नहीं था, लेकिन इसने फिर भी उसके खदोखाल को जाहिर किया और ये बहुत दिलकश था। कल्टीवेटर्स अपनी जिस्मानी उम्र बढ़ने से रोकने में माहिर होते हैं और किसी की कल्टीवेशन लेवल जितनी ऊंची होगी वो उतना ही लंबा जी सकते हैं। सिर्फ जाहिरी शक्ल से किसी की असली उम्र देखना बहुत मुश्किल था। इस औरत के मुकाबले में दूसरी औरत थोड़ी आम लग रही थी। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर गिर रहे थे, जो उसे बहुत कमजोर दिखा रहे थे। उसका पतला जिस्म ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा के झोंके से उड़ जाएगी। उसने गुलाबी लिबास पहना हुआ था, जिसके बरक्स उसका चेहरा इंतहाई जर्द लग रहा था। रोशन औरत के मुकाबले में वो कम हैरानकुन लग रही थी, लेकिन ज्यादा नर्मो नाजुक लग रही थी। इन दोनों औरतों के पास सुर्ख लिबास पहने एक नौजवान था। उसने नरमी से कहा, मेरी दो जूनियर अप्रेंटिस सिस्टर्स, ये जगह वाटर डीमन कंट्री का क्लाउड सी माउंटेन्स है। इस वक्त मुझे ये जगह इत्तेफाकन मिली थी और मैं यहाँ कुछ देर रुका था। अगरचे मेरा सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर सेलेस्टियल रेल्म नहीं गया है, लेकिन मेरा मानना है कि ये क्लाउड सी सेलेस्टियल रेल्म से एक दर्जा ऊपर है। ब्रदर मुरोंग, आपका क्या ख्याल है? ये नौजवान काफी खूबसूरत लग रहा था। इसमें फख्र का एहसास भी था, जैसे वो आसमानों का पसंदीदा बेटा हो। काले लिबास में मलबूस एक और आदमी ने सर्द मेहरी से कहा, मुनासिब है। उसका एक्सप्रेशन संजीदा था जब उसने अपनी आंखें बंद की और बोलना बंद कर दिया। सुर्ख लिबास वाला नौजवान मुस्कुराया। वो लंबे अरसे से दूसरे आदमी के मुख्तसर बात करने के तरीके का आदी हो चुका था। मेरा मानना है कि सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर डू यहाँ क्लाउड सी के लिए नहीं रुके थे। खूबसूरत औरत ने अपने होंठ सख्त किए और मुस्कुराई। सुर्ख लिबास वाला नौजवान मुस्कुराया। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा जूनियर अप्रेंटिस सिस्टर्स आओ। जब मैं क्लाउड सी पर था तो मुझे जमीन पर एक शिगाफ मिला। मुझे लगता है कि वो मशहूर टाइड अबिस का दखली रास्ता है। जाओ नाम की औरत की आंखें ख्वाहिश से भरी हुई थीं। जैसे ही वो आगे बोलने वाली थी, काले लिबास वाले नौजवान ने अचानक अपनी आंखें खोली और फासले पर देखा। काले लिबास वाले नौजवान की आंखें रोशन हुईं और उसने कहा, बहुत ताकतवर। उफक पर रोशनी की एक लकीर नमूदार हुई और सफ़ेद लिबास पहने एक नौजवान में बदल गई। इस शख्स की ज़ाहिरी शक्ल आम थी, उसमें कुछ भी खास नहीं था। वो अपने नीचे मौजूद चारों लोगों को देखे बगैर हवा में तैर रहा था। उसने सर्द मेहरी से बादलों को देखा और फिर एक कदम उठाया। ये वही है। सुर्ख लिबास वाला आदमी इस शख्स को देखकर हैरान रह गया और उसकी आंखों में खौफ की झलक नमूदार हुई। उसने नोटिस किया कि उसकी कल्टीवेशन पहले ही असेंडेंट स्टेज तक पहुंच चुकी है। उसके ख्यालात तेजी से दौड़े, इससे पहले कि वो मुस्कुराया और कहा, जूनियर अप्रेंटिस वांग, बराए मेहरबानी रुकिए। सफ़ेद लिबास वाला नौजवान वांग लिन था। वो रुका और उन चारों को देखने के लिए मुड़ा। उसने पहले दोनों औरतों या सुर्ख लिबास वाले नौजवान को नहीं देखा, बल्कि काले लिबास वाले आदमी को देखा। उसका मुझे 500 किलोमीटर के अंदर ढूंढ लेना मतलब उसकी कल्टीवेशन कमज़ोर नहीं है। उसके जिस्म के अंदर मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को देखते हुए वो असेंडेंट के अर्ली स्टेज पर होना चाहिए। वान लिन की आंखें पुरसुकून थीं जब उसने उन्हें एक एक करके देखा, इससे पहले कि उसकी नज़र सुर्ख लिबास वाले आदमी पर पड़ी। वो इस शख्स से थोड़ा वाकिफ था। वो हेवनली फेट सेक्ट के रेड डिवीजन का डिसाइपल था। उन चारों में से काले लिबास वाले आदमी के अलावा बाकी तीनों सब पीक लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर्स थे। ताहम रेड डिवीजन का आदमी वाज़े तौर पर पहले ही असेंडेंट स्टेज में आधा कदम रख चुका था और किसी भी वक्त इस तक पहुंच सकता था। वो शायद असेंडेंट स्टेज तक पहुंचने की कोशिश करते वक्त जिंदगी और मौत के इम्तिहान से डरता था, इसलिए उसने कभी वो कदम नहीं उठाया। सुर्ख लिबास वाले आदमी ने कहा, जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर, मेरा नाम डू जैन रे। कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि वांग लिन शायद उसका नाम नहीं जानता। वांग लिन ने हाथ जोड़े, सलाम सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर। डू जैन मुस्कुराया जब उसने काले लिबास वाले आदमी की तरफ इशारा किया और कहा, ब्रदर वांग, ये इंक सेक्ट के मुरोंग जुओ है। जहां तक इन दोनों का ताल्लुक है, ये फ्लोटिंग क्लाउड सेक्ट के साथी कल्टिवेटर्स है।
काले लिबास वाले आदमी मुरोंग जुओ ने हाथ जोड़ने से पहले गौर से वांग लिन को देखा और कहा, साथी कल्टीवेटर वांग, मैं इंक सेक्ट की चौथी नस्ल का डिसाइपल हूँ, मुरोंग जुओ। मुरोंग जुओ के बोलना खत्म होने के बाद डू जियान और दोनों औरतें हैरान रह गईं। उन तीनों ने कभी मुरोंग जुओ को एक जुमले में 5 लफ्ज से ज्यादा बोलते नहीं देखा था, इसलिए उनकी तन्हा पसंद शख्सियत उनके दिलों में गहराई तक नक्श हो चुकी थी। यहाँ तक कि जब वो मिड स्टेज ऑफ असेंडेंट पर किसी साथी कल्टीवेटर से मिले थे, इस मूरोंग जुओ ने कभी इतने अल्फाज नहीं कहे थे। खास तौर पर उसके अल्फाज खुद का तारुफ कराने पर मरकूज थे। उन तीनों ने लंबे अरसे तक कल्टीवेशन की थी, और इतने लंबे अरसे तक कल्टीवेशन करने के काबिल होने का मतलब था कि उनमें से कोई भी बेवकूफ नहीं था। इन सादा अल्फाज ने एक हमपल्ला के एहतराम को जाहिर किया। जाओ नाम की खूबसूरत औरत ने वैंग लिन को अपनी खूबसूरत आंखों से देखा और मुस्कुराई। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर वैंग, इस छोटी का नाम जाओ यांग स्वान है, और ये मेरी जूनियर अप्रेंटिस सिस्टर जू फेई है। जू फेई, इस सादा नाम ने वैंग लिन को कुछ यादें याद दिलाईं। वो कमजोर दिखने वाली औरत को देखे बगैर ना रह सका। औरत ने वैंग लिन को सलाम किया और नरमी से कहा, जू फे सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर वैंग को सलाम करती है। डू जियान ने वैंग लिन को गहरी नजर से देखा और मुस्कुराया। क्या जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर वैंग जूनियर अप्रेंटिस सिस्टर जू को जानते हैं? वैंग लिन ने अपना सर हिलाया और कहा, मैं इन्हें नहीं जानता। ये बस इतना है कि जूनियर अप्रेंटिस सिस्टर जू का नाम मेरी जवानी के वक्त के एक साथी सेक्ट मेंबर जैसा ही है। डू जियान हल्का सा मुस्कुराया। उसने इस मौजू से बचते हुए कहा, जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर वैंग, क्या आप यहाँ टाइड अबिस की वजह से आए हैं? उसने दिखावा करने या घुमा फिराकर पूछने की कोशिश नहीं की, वो बहुत सीधा था। वैंग लिन का एक्सप्रेशन न्यूट्रल था जब उसने सर हिलाया। बिल्कुल। डू जियान की आंखें तंग हो गईं और उसने कहा, जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर वैंग, टाइड अबिस बहुत खतरनाक है। यहाँ तक कि अगर आप असेंडेंट स्टेज पर हैं, तब भी ये बहुत मुश्किल होगा। हम चारों भी टाइड अबिस में जा रहे हैं। हमारे साथ चलने के बारे में क्या ख्याल है? कम से कम हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। वैंग लिन ने कुछ देर सोचा। वो टाइड अबिस के खतरे को जानता था। यहाँ आने से पहले उसने बे लू के दिए गए क्रिस्टल को टाइड अबिस के अंदर चेक करने के लिए इस्तेमाल किया था। वहाँ कुछ ऐसी जगहें थी जिन्हें पार करना उसकी मौजूदा कल्टीवेशन के साथ भी खतरनाक था। अगर मूरोंग जुओ उन चारों में शामिल ना होता तो वैंग लिन फौरन इनकार कर देता। ताहम मूरोंग जुओ के वहां होने से सूरत हाल मुख्तलिफ थी। अगरचे वो सिर्फ अर्ली स्टेज ऑफ असेंडेंट पर था, लेकिन 500 किलोमीटर दूर से वैंग लिन को डिटेक्ट करने के काबिल होना मतलब उसमें जरूर कुछ काबिलियत थी। वैंग लिन हल्का सा मुस्कुराया और कहा, यही बेहतर है। डू जियान का चेहरा मुस्कुराहटों से भरा हुआ था, लेकिन उसने अपने दिल में सर्द स्नॉट किया। इतने कम अरसे में असेंडेंट स्टेज तक पहुंचने पर वैंग लिन पर शक न करना और हसद न करना उसके लिए नामुमकिन था। उसे साफ याद था कि जब उसने उस वक्त वैंगलिन को देखा था तो वैंगलिन सिर्फ मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर था। ताहम एक सदी के मुख्तसर अरसे में वैंगलिन असेंडेंट के अर्ली स्टेज तक पहुंच गया था। इसके अलावा वैंगलिन कुछ ऐसे शख्स जैसा नहीं लग रहा था जो अभी अभी असेंडेंट स्टेज तक पहुंचा हो, बल्कि वो किसी ऐसे शख्स जैसा लग रहा था जिसने कुछ अरसा पहले असेंडेंट स्टेज में कदम रखा हो। जरूर कोई वजह होगी कि ये कचरा कल्टीवेशन प्लैनेट का ये गवार अपनी कल्टीवेशन लेवल को इतनी तेजी से बढ़ाने में कामयाब रहा है। वो असेंडेंट स्टेज तक पहुंचने के जिंदगी और मौत के इम्तिहान से गुजरने में भी कामयाब रहा है। इसलिए मुझे डर है कि ये मामला इतना सादा नहीं है। इसके अलावा अगर ये शख्स इसी तरह तरक्की करता रहा तो मुझे डर है कि जब वो 400 साल में वापस जाएगा तो उसका ओहदा भी और ऊंचा होगा। इसका मतलब है कि उसके पर्पल डिवीजन का ओहदा भी फौरन बढ़ जाएगा। उसके दिल में कीना था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर इसका जरा सा भी इजहार नहीं किया। उसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट थी, जैसे वो वाकई एक मेहरबान सीनियर अप्रेंटिस ब्रगर का किरदार अदा कर रहा हो। ताहम वो वैंग लिन का सामना कर रहा था, जिसने सुजाकू पर ऐसी लातादाद खतरनाक सूरत हाल का तजुर्बा किया था जो बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। इसकी बदौलत वो बहुत अरसा पहले इंतहाई होशियार और अक्लमंद हो गया था। ये डू जियान के दिल में गवार की तस्वीर के बिल्कुल बरक्स था। डू जियान का जिंदगी का तजुर्बा वैंग लिन के मुकाबले में वाकई नाकाबिले जिक्र था। पांचों का ग्रुप मजीद नहीं बोला और सीधा क्लाउड माउंटेन्स की तरफ बढ़ा। बादलों ने इलाके को भर दिया, पहाड़ों और समुद्रों का ख्याल पैदा किया। ये मंजर इंतहाई शानदार था और साथ ही इसमें एक पुरअसरार खूबसूरती थी।
जाओ यांग स्वैन की खूबसूरत आंखें कभी कभार अपने सामने वैंग लिन को देखतीं। वो अपने सामने इस शख्स के आर पार देखने से कासिर थीं। डेमिन स्पिरिट लैंड में वो उन डेमिन जनरल्स के दिलों को भी पढ़ सकती थीं। पिछले 100 सालों में सिर्फ 2.5 लोग ऐसे थे जिनके आर पार वो नहीं देख सकती थीं। वैंग लिन का साया बादलों की तहों को चीरता हुआ मजीद धुंधला हो गया। जाओ यांग स्वान की आंखें भी बादलों से रुकी हुई लग रही थीं और वो साफ नहीं देख सकती थीं। पहला शख्स जिसके आर पार वो नहीं देख सकती थी वो डालो स्वॉर्ड सेक्ट का चैन लॉन्ग था। उसके गिर्द एक धुंध थी। जब भी वो करीब से देखने की कोशिश करती वो धुंध तलवार में बदल जाती जो उसकी मुदाखलत को रोकती। जहां तक दूसरे शख्स का ताल्लुक था जिसके आर पार वो थोड़ा बहुत देख सकती थी वो मूरोंग जुओ था। जाओ यांग स्वान की नजर मूरोंग जुओ पर गई। ये मूरोंग जुओ कभी शफ्फाफ और साफ होता तो दूसरी बार वो मुकम्मल तौर पर काले पानी जैसा होता। मुसलसल तब्दीलियों ने उसके लिए उसके ख्यालात पढ़ना बहुत मुश्किल कर दिया। आखिरी शख्स जिसके आर पार वो नहीं देख सकती थी वो वैंग लिन था जो अचानक नमूदार हुआ था। जाओ यांग स्वान की नजरों में वैंग लिन और भी ज्यादा पुरस्रार था। उसके पास चेन लॉन्ग की तरह धुंध या ख्यालात नहीं थे या मूरोंग जुओ की तरह मुसलसल तब्दीली नहीं थी। इसके बजाय वो अपने जहन को बंद करने के लिए अपनी ही ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। उसे धुंध या ख्यालात की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ अपने दिल का दरवाजा बंद करना था। जाओ यांग स्वान की आंखों ने पुरअसरार रोशनी जाहिर की और ठीक इसी लम्हे वैंगलिन अचानक मुड़ा। ऐसा लगा जैसे उसने लापरवाही से उसकी तरफ देखा हो इससे पहले कि वो वापस मुड़ गया। ताहम ये नजर एक तेज तलवार की तरह थी जो सीधे जाओ यांग स्वान के जहन में घुस गई। क्या ये एक इंतबाह है? ये वैंगलिन बहुत दिलचस्प है। यहाँ तक कि डालो स्वॉर्ड सेक्ट के चैन लॉन्ग ने भी मुझे तब नोटिस किया था जब मैंने अपना स्पेल मजबूत किया था। जहाँ तक मूरोंग जुओ का ताल्लुक है वो सिर्फ मेरे स्पेल के निशानात ढूंढने में कामयाब रहा था। लेकिन इस वैंगलिन को उसी लम्हे किसी गैर मामूली चीज का पता चल गया जब मेरे दिल में कुछ करने का इरादा पैदा हुआ। जाओ यांग स्वान की आंखों ने दिलचस्पी की झलक दिखाई, लेकिन वो जल्द ही उसके दिल की गहराइयों में छुप गई। जैसे ही वैंगलिन उड़ा उसकी आंखें रोशन हुई और उसने एक सर्द मुस्कुराहट जाहिर की। ये चारों लोग बहुत दिलचस्प हैं। इनमें से हर एक के अपने मंसूबे हैं और उनके स्पेल्स कमजोर नहीं है। ताहम इन चारों में जिसे कम नहीं समझा जाना चाहिए वो एक्स नाम की औरत है। वो मुसलसल एक अजीब सा एहसास छोड़ रही है। वो पांचों तेजी से बादलों में से गुजरे। जल्द ही उनके सामने एक गहरी खाठी नमूदार हुई। ये खाठी इंतहाई चौड़ी थी। ये 100 फीट से ज्यादा चौड़ी थी। जहां तक इसकी लंबाई का ताल्लुक है ये 10,000 फीट से ज्यादा लंबी थी जो नजर से ओझल बादलों तक फैली हुई थी। ये खाठी जमीन पर छुपे हुए मुंह की तरह लग रही थी, लेकिन ये ऐसी भी लग रही थी जैसे ये किसी स्पेल से बनाई गई हो। रेनिगेड इमॉर्टल चैप्टर 634। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। वो पांचों एहतियात से खाई में नीचे की तरफ उड़े। वैंगलिन आगे नहीं बल्कि दाईं तरफ था। नीचे उड़ते हुए वो खाई की दीवारों का भी मुशाहिदा कर रहा था। दीवारें इंतहाई हमवार थीं। ऐसा लगता था जैसे उन्हें किसी तेज हथियार से काटा गया हो। जब वैंगलिन के दाएं हाथ ने दीवार को छुआ तो उसने फौरन अपनी उंगलियों के जरिए अपने जिस्म में दाखिल होती हुई ठंडक महसूस की। जैसे जैसे वो पांचों नीचे उतरते गए आसपास का माहौल आहिस्ता आहिस्ता तारीक होता गया। ताहम ये अंधेरा कल्टिवेटर्स के लिए कुछ नहीं था। उनकी आंखों में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी जमा थी जिससे वो सब कुछ देख सकते थे। वो जितना नीचे गए उतनी ही ज्यादा तकसीम होती दरारें नमूदार होने लगीं जो दरख्त की शाखों की तरह रास्ते बना रही थी। हर शाख किसी घुप अंधेरे गार की तरह थी। यहाँ तक कि उनकी आंखों में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी जमा होने के बावजूद कुछ गार इतने तारीक थे कि उनमें देखना नामुमकिन था। जैसे जैसे तकसीम होते रास्तों की तादाद में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हुआ, दूजियान का जिस्म अचानक हवा में रुक गया। मूरोंग जो का एक्सप्रेशन अभी भी सर्द था। जब उसने दूजियान को रुकते देखा तो उसने हल्की सी तेवरी चढ़ाई लेकिन कुछ नहीं बोला। दोनों औरतें जाओ एक्सवान और सू फेई रुक गईं और अपने आसपास देखने लगीं। ये तकरीबन तकसीम होते रास्ते उन विशाल मुंह की तरह थे जो शिकार के आने का इंतजार कर रहे हों। दोस्तों, मेरा मानना है कि इन दरारों के अंदर कुछ खजाने हैं। मुझे यकीन है कि जैसे जैसे हम गहरा जाएंगे वहाँ मजीद दरारें होंगी। हमारा यहाँ आने का मकसद खजाने हासिल करना है, इसलिए अब ये सब हमारी सलाहियत पर मुनहसर होगा। इसके साथ दूजियान दरारों में से एक की तरफ तैरता हुआ चला गया। मूरोंग जो ने एक दूसरी दरार की तरफ उड़ने से पहले थोड़ा हिचकिचाया। जाओ एक्सवान हल्का सा मुस्कुराई। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर वैंग आसपास क्यों नहीं देखते? शायद आपको कोई गैर मुतवक्के खजाना मिल जाए। वैंगलिन ने अपना सर हिलाया। उसकी आंखें पुरसुकून थी।
उसने अपने आसपास तलाश नहीं की, बल्कि नीचे की तरफ उड़ना जारी रखा। वैंगलिन की पीठ को देखते हुए जाओ एक्सवान की आंखें रोशन हो गईं और वो साइड पर एक दरार को देखने के लिए मुड़ गईं। जहां तक कमजोर दिखने वाली औरत का ताल्लुक है, उसने तेजी से जाओ एक्सवान का पीछा किया। जैसे ही वैंगलिन उड़ा, वो ये देखने के लिए मुड़ा कि दोनों औरतें कहाँ गई थीं और सोचने लगा, मुझे इन दोनों के बारे में कुछ अजीब क्यों महसूस हो रहा है। सोचते हुए वैंगलिन ने अपनी नज़र वापस ली और नीचे देखा। खाई ऐसी लग रही थी जैसे इसकी कोई तय न हो, और वैंगलिन को अंदाजा नहीं था कि ये कितनी गहरी है। वो अभी रुकने से पहले ही काफी देर तक उड़ चुके थे, लेकिन वो अभी तक तय तक नहीं पहुंचे थे। यहाँ तक कि बेलू का क्रिस्टल भी इस टाइड अबिस की तय को नहीं देख सका था। वाहिद चीज जो मैं जानता हूँ वो ये कि यहाँ एक बड़ी घुमावदार राहदारी है जो 5 दाखिली रास्तों को आपस में जोड़ती है। जहाँ तक निकलने के रास्ते का ताल्लुक है, वो सिर्फ एक ही है। वैंगलिन की आंखें रोशन हो गईं और वो मजीद नीचे नहीं गया, बल्कि वापस ऊपर की तरफ उड़ने लगा। इस लम्हे उसने फौरन ऊपर से एक भारी दबाव महसूस किया। तो ये वाकई ऐसा ही था। ये सिर्फ दाखिली रास्ता है और निकलने का रास्ता नहीं। अगर मैं ज़बरदस्ती दाखिली रास्ते से निकलने की कोशिश करूंगा तो मुज़ाहिमत और भी ताकतवर हो जाएगी। अपने दिल में आने वाले ख्यालात की तस्दीक करने के बाद वैंगलिन हवा में रुक गया और एहतियात से आसपास देखा। दीवारों के साथ बहुत सी दरारें थीं। उसने मजीद सोचने से पहले सिर्फ तेजी से उनका जायजा लिया। लातादाद सालों के दौरान बहुत से लोग टाइड अबिस में जरूर आए होंगे। अगर इन दरारों में वाकई पहले खजाने थे भी, तो मुझे लगता है कि अब वो सब खाली हैं। मजीद 1000 फीट नीचे उन मुश्किल रास्तों में से एक है जो मुझे क्रिस्टल की मदद से मिला था। वैंगलिन का एक्सप्रेशन पुरसुकून था। जब वो हवा में तैर रहा था, थोड़ी देर बाद मोरोंगजुओ ऊपर से नीचे उतरा। उसने वैंगलिन को सर हिलाया और उसके पास खड़ा हो गया। एक लम्हे की खामोशी के बाद उसने अचानक पूछा, साथी कल्टीवेटर वैंग, क्या आप इस जगह से वाकिफ हैं? वैंगलिन ने मोरोंगजुओ को देखा और कहा, 1000 फीट नीचे चट्टान पर एक कदीम दरख्त उग रहा है। ये दरख्त इंतहाई अजीब है, इसलिए साथी कल्टीवेटर मूरोंग को मोहतात रहना चाहिए। मूरोंग जो चौंक गया। उसने सर हिलाया और मजीद कुछ नहीं बोला। कुछ और वक्त गुजरने के बाद जाओ एक्सुआन और सूफेई उड़कर आ गईं और दूजियान उनके ठीक पीछे था। जब पांचों दोबारा इकट्ठा हुए तो ये वाजे था कि उनमें से किसी को कोई खजाना नहीं मिला था, और उन्होंने नीचे उतरना जारी रखा। वैंगलिन की रफ्तार थोड़ी कम हो गई, जिससे वो ग्रुप के पीछे रह गया। कुछ देर सोचने के बाद मोरोंग जुओ ने हिचकिचाया और उसने वही किया। अब दूजियान सबसे आगे था। उन पांचों को 1000 फीट का सफर तय करने में सिर्फ एक पल लगा। वैंगलिन की आंखें रोशन थी जब उसने नीचे दाईं तरफ देखा। क्रिस्टल के जरिए उसने पाया कि वहां एक कदीम दरख्त उग रहा था। दरख्त बहुत आम लग रहा था और बिल्कुल बड़ा नहीं था। ताहम, जब वैंगलिन ने उसे पहली बार क्रिस्टल के जरिए देखा था तो उसे अचानक खतरे का एहसास हुआ था। अब जबकि वो करीब आ रहा था, उसकी आंखें अचानक तंग हो गईं और उसने नीचे दाएं तरफ चट्टान से उगते हुए एक इंसान के साइज के मुरझाए हुए दरख्त को देखा। इस दरख्त की घनी जड़ें हर सिमत फैली हुई थीं। आधी जड़ें हवा में लटक रही थीं और बाकी चट्टान की गहराइयों में घुसी हुई थीं। इस दरख्त का मकाम काफी होशियाराना था। ये बिल्कुल एक शिगाफ के ऊपर था। जड़ें नीचे लटक रही थीं, एक पर्दा बना रही थीं जिसने शिगाफ को ढका हुआ था। इस जगह ये अकेला कदीम दरख्त नहीं था। नीचे आते हुए वैंग लिन ने 7 या 8 और दरख्त देखे थे, लेकिन सिर्फ इस एक ने उसे खतरे का एहसास दिलाया था। शिगाफ में चमकते हुए पर्पल क्रिस्टल की एक झलक थी, जैसे वहां कोई खजाना हो। ये रोशनी बहुत सादा लग रही थी, फिर भी ये एक तेज ऑरा दे रही थी। एक नज़र में ये वाज़ेह था कि ये कोई आम चीज़ नहीं थी। डिवाइन सेंस इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी, किसी को भी सिर्फ अपनी आंखों का इस्तेमाल करना था, ये देखने के लिए कि पर्पल रोशनी एक फ्लाइंग स्वॉर्ड थी जो चट्टान में धसी हुई थी। जैसे ही दू जियान ने पर्पल रोशनी देखी, उसकी आंखें रोशन हो गईं और वो फौरन हवा में रुक गया। उसने एहतियात से फ्लाइंग स्वॉर्ड को देखा और हैरत से पुकारा, हेवनली फेट स्वॉर्ड। उसके ये कहने के बाद यहाँ तक कि दोनों औरतें, जाओ एक्सवान और जू फेई भी चौंकी और उन्होंने शिगाफ की सिमत देखा। वैंगलिन ने सर्द मेहरी से ये सब देखा और फौरन नोटिस किया कि जू फेई नाम की कमज़ोर दिखने वाली औरत शिगाफ को नहीं, बल्कि उस गैर नुमाया कदीम दरख्त को देख रही थी। उसकी आंखों में सर्द मेहरी की एक बामुश्किल नजर आने वाली झलक चमकी। दूजियान ने एक गहरी सांस ली जब उसने शिगाफ में मौजूद फ्लाइंग स्वॉर्ड को देखा और संजीदा लहजे में कहा, मैं इस तलवार को जानता हूँ। ये तलवार मेरे मास्टर ऑल सीयर की है। मास्टर ने कुल 7 तलवारें, हर 7 ट्रू डिसाइपल्स में से एक को जादुई खजानों के तौर पर दी थीं। ताहम लातादाद सालों के दौरान 3 तलवारें अपने मालिक के साथ गायब हो गईं।
जब वो यहाँ पहुंचा तो उसने वैंग लिन को देखा। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट का इजहार हुआ और उसने कहा, जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर वैंग, आपने सुन युन का नाम तो सुना ही होगा, है ना? वैंग लिन का एक्सप्रेशन न्यूट्रल था जब उसने सर हिलाया। दूजियान ने आह भरी और कहा, जब सुन युन अपने उरूज पर था, मैं उस वक्त भी एक आम डिसाइपल था और मास्टर ने मुझे अभी तक रेड डिवीजन में कबूल नहीं किया था। ताहम मुझे ये तलवार अच्छी तरह याद है। ये वही पर्पल डिवीजन की तलवार होनी चाहिए जो मास्टर ने सुन युन को दी थी जब वो पर्पल डिवीजन का ट्रू डिसाइपल बना था। वैंगलिन की नज़र शिगाफ में मौजूद फ्लाइंग स्वॉर्ड की तरफ मुड़ गई। वो नहीं बोला। दूजियान की आंखों में सर्द मेहरी की झलक चमकी जब उसने मुरोंग जुओ और दोनों औरतों के सामने अपने हाथ जोड़े। ब्रदर मुरोंग, जूनियर अप्रेंटिस सिस्टर जाओ, जूनियर अप्रेंटिस सिस्टर सू, ये तलवार मेरी हेवनली फेथ सेक्ट की है और ये पर्पल डिवीजन की तलवार भी है। क्या आप सब मेरी खातिर ये तलवार मेरे जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर वैंग को दे सकते हैं? वो मेरी हेवनली फेथ सेक्ट के पर्पल डिवीजन का डिसाइपल है, इसलिए इसे देना इसके असली मालिक को वापस देने जैसा है। इसके अलावा इस तलवार को हासिल करने के बाद पर्पल डिवीजन में उसका मकाम अब से बहुत मुख्तलिफ होगा। दूजियान की आवाज़ इखलास से भरी हुई थी। अगरचे मुरोंग जुरो की आंखें सर्द थीं, लेकिन उनमें एक अजीब रोशनी की झलक चमक रही थी। उसके अल्फाज मुख्तसर थे, कोई मसला नहीं। दोनों औरतों को कुदरती तौर पर कोई एतराज़ नहीं था। दूजियान ने वैंगलिन को देखा, उसकी आंखें शफकत से भर गईं जब उसने कहा, जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर, अगरचे मेरी कल्टीवेशन लेवल आपसे कम है, लेकिन मैं सेक्ट में आपसे पहले शामिल हुआ था। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं आपको जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर कहूँ तो आप बुरा नहीं मानेंगे। ये तलवार तुम्हारे पर्पल डिवीजन की है, इसलिए सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर इसे तुमसे नहीं चुराएगा और किसी और को भी चुराने की इजाज़त नहीं देगा। मुझे बस ये उम्मीद है कि ये तलवार उतनी ही रोशन चमकेगी जितनी ये तब चमकती थी जब सुन युन के पास थी। वैंग लिन ने पुरसुकून तरीके से दूजियान को देखा। दूजियान के एक्सप्रेशन में कुछ भी गैर मामूली नहीं था। उसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट थी। तो फिर शुक्रिया। वैंग लिन अचानक मुस्कुराया। उसने दूजियान को ऐसे देखा जैसे वो किसी बच्चे को कोई चाल चलने की कोशिश करता हुआ देख रहा हो। ये शख्स वाकई सोच रहा था कि वो 3 साल का बच्चा है। जब दूजियान ने वैंग लिन की मुस्कुराहट देखी तो उसे अचानक लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। उसने वाकई वैंग लिन को कम समझा था। उसके जहन में जब तक कि किसी निस्फ तबाहशुदा कल्टीवेशन प्लैनेट के इस गवार की किस्मत इंतहाई अच्छी ना हो, ऑल सीयर उसे अपने डिसाइपल के तौर पर कैसे कबूल कर सकते हैं। वो पहले एक बार अकेले इस जगह आया था, लेकिन वो खुद यहाँ नीचे नहीं आया था। इसके बजाय उसने एक कठपुतली को कंट्रोल किया था जिसके अंदर उसका थोड़ा सा डिवाइन सेंस था। उस कठपुतली पर इस कदीम दरख्त ने हमला किया था। इस मंजर ने उसे इतना खौफजदा कर दिया था कि उसने बहुत लंबे अरसे तक क्लाउड सी में आने की जुर्रत नहीं की थी। सिर्फ जब उसने मुरोंग और दूसरों को ढूंढ लिया तब जाकर आखिरकार उसने आज इस जगह दाखिल होने का मंसूबा बनाया। वो पुरएतमाद था कि वैंग लिन उसके मंसूबे को नहीं समझ पाएगा। आखिरकार कदीम दरख्त बस बहुत आम था और रास्ते में बहुत से ऐसे ही कदीम दरख्त थे जिनकी बिल्कुल भी हमलावर सलाहियत नहीं थी। वैंग लिन ने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी और हाफ मून ब्लेड नमूदार हुआ। उसने ब्लेड फेंका और एक झटके में हाफ मून ब्लेड शिगाफ में उड़ गया। हाफ मून ब्लेड बस बहुत तेज था। इसने फौरन फ्लाइंग स्वॉर्ड को उठा लिया और वापस वैंग लिन की तरफ उड़ाया। ये सब कुछ इंतहाई तेजी से हुआ, इतनी तेजी से कि मुरझाए हुए कदीम दरख्त को ऐसा लगा ही नहीं कि उसने नोटिस किया हो कि क्या हुआ है। हाफ मून ब्लेड उड़कर वापस वैंगलिन के पास आया और पर्पल फ्लाइंग स्वॉर्ड वैंगलिन के हाथ में आ गिरी। हाथ में फ्लाइंग स्वॉर्ड लिए वैंगलिन की आंखें सर्द हो गईं। एक दबाव के साथ तलवार टुकड़ों में टूट गई। यहाँ तक कि पर्पल रोशनी भी मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। ये हेवनली फेथ स्वॉर्ड कैसे हो सकती थी? ये वाज़े तौर पर लोहे से बनी एक तलवार थी जिसे जादुई खजाने की तरह दिखने के लिए बनाया गया था ताकि उसे जाल के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। वैंग लिन ने दू जियान को देखा, उसकी नज़र अभी भी पुरसुकून थी। दू जियान का एक्सप्रेशन बुरा था जब उसने कुछ कदम पीछे लिए और माफ़ी मांगी। जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर वैंग, मैंने तलवार को गलत समझ लिया। वैंग लिन की आंखों में सर्द मेहरी की झलक चमकी। वो शाज़ो नादिर ही दूसरों को उकसाता था, लेकिन अगर कोई उसे उकसाता तो वो बेरहम होता। ये जालिम कल्टीवेशन की दुनिया थी। अगर कोई बहुत कमज़ोर होता तो वो मर जाता। एक कदम आगे बढ़ाने के बाद वैंग लिन का दायां हाथ आगे बढ़ा और हवा का एक झोंका सीधा दूजियान पर शूट हुआ। दूजियान का एक्सप्रेशन शिद्दत से बदल गया जब वो तेजी से पीछे हटा और चिल्लाया, इसका क्या मतलब है वैंग लिन?
ताहम उसकी कल्टीवेशन लेवल के साथ इस तंग जगह पर उसके लिए बचना बहुत मुश्किल था। अगर वो टेलीपोर्ट भी करता तब भी वो वैंग लिन के स्पेल से नहीं बच पाता, जिसमें वैंग लिन का डाओ शामिल था। अगरचे ये दू जियान को मारने के लिए काफी नहीं था, जिसके पास ऑल सीयर का लाइफ सेविंग ट्रेजर था, लेकिन इसने दू जियान को सीधा कदीम दरख्त के पास भेज दिया। इस लम्हे दरख्त से एक तेज चीख आई। फिर कदीम दरख्त उंगली के साइज के लातादाद उड़ने वाले कीड़ों में टूट गया, जो एक घने बादल की तरह बाहर की तरफ झपटे। ये कदीम दरख्त कैसे था? ये वाज़े तौर पर यहाँ जमा होने वाले बड़ी मिकदार में कीड़ों का बनाया हुआ एक ख्याल था।